सीज फायर की पूरी डील शाही साहब, ये इट स्प्रेड्स अक्रॉस वीक्स अपने अलग अलग फेजेस में, और आप एक पूरे शहर के और एक स्ट्रिप की रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं। वो सालों में होने वाला काम है, क्योंकि एक सेकंड लगता है बम गिराने में और सालों लगते हैं किसी चीज को दोबारा बनाने में। जी अगर तब तक परिस्थितियां बदल गई तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इतिहास में डैबल करें और हमको ये बताएं कि इससे पहले कब कब सीज फायर हुआ है, बहुत ही एग्रीवेशन के बाद, और वहां पर स्थिति क्या बनी और परिस्थितियां क्या बनी। मिसाल के तौर पर एक चीज जो हमेशा इसराइल की तरफ से कही जाती है और अमेरिका में भी कही जाती है, और जो लोग हिंदुस्तान में भी समर्थन करते हैं इसराइल का, वो भी कहते हैं कि सीज फायर का इस्तेमाल हमेशा गजा में होता है अपने आप को रीग्रुप, हमास को मिलिटरीली अपने आप को रीग्रुप करने में, कि स्कूल अस्पताल बनेगा तो नीचे टनल भी बन जाएगा, राहत का जो सामग्री आएगी उससे आप रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और स्टील से अपने टनल्स बना लेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं इन सब चीजों पर जवाब, इतिहास क्या बताता है? देखिए, इतिहास बहुत सिंपल है। ये एक इसको साजिश कह लें, जिसके तहत ये इजराइल की कोशिश रहती है और वेस्ट की कोशिश रहती है कि इस चीज को कॉम्प्लिकेट किया जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रहा है कि एक कंट्री पे दूसरे कंट्री का कब्जा है। वो कब्जा हटा लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। सीज फायर जो है वो कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। सोल्यूशन तो है ऑक्यूपेशन का खत्म होना। अंग्रेज चले गए भारत से, तो क्या उसके बाद भी कोई जाके भारत से अंग्रेज पे हमला कर रहा था क्या? तो ये कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश, दुनिया में ये कॉम्प्लिकेशन और कहीं नहीं है। शायद हिंदुस्तानी इसको नहीं समझते हैं, और जो बैड फेथ एक्टर हैं इजरायली जिसमें शामिल है, वो ये बात करते हैं। बहुत सिंपल सा हिसाब है। पहले ऑक्यूपेशन आया या पहले हमास आया? इजरायली ऑक्यूपेशन 1948 से है, हमास 1980s के अर्ली में बना। ऑक्यूपेशन का प्रोडक्ट हमास है, हमास का प्रोडक्ट ऑक्यूपेशन नहीं है। बहुत सिंपल सा बात है। रीबिल्डिंग आप हटा दें भाई, यूएन के उसको फॉलो करिए और आप एक देश दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, हमास नहीं रहेगा। ये बहुत सिंपल सा है, जिसको कोशिश वेस्ट की रहती है कि इसको कॉम्प्लिकेट बनाएं कि सीज फायर हो जाएगा तो वो रिबिल्ड कर लेंगे। अरे रिबिल्ड ऑब्वियसली रिबिल्ड करेंगे, ऑब्वियसली रिबिल्ड करेंगे। ऑक्यूपेशन के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल इज एंश्राइंड एज अ राइट इन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पे किसी ने कब्जा कर रखा है, उसके खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल यूनाइटेड नेशन के राइट्स में है। लोग इस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं जैसे कि ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है। दुनिया का सबसे अनकॉम्प्लिकेटेड चीज है। वायलेंस ऑक्यूपेशन का प्रोडक्ट है, वायलेंस से ऑक्यूपेशन नहीं आया। आप देश देंगे, अभी भी ये सॉल्यूशन नहीं है। सीज फायर का मतलब ही होता है फायर को सीज करना। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि यूएन के एग्रीमेंट के तहत सेपरेट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन विथ ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल, वो जब तक नहीं मिलेगा ये चीजें होती रहेंगी। अब इसका भी दुनिया को अपने आप में इंश्योर शाहिद करना है। साहब बहुत बहुत बड़ा वो है इतिहास। इस चक्कर में इसराइल के एक हेड ऑफ स्टेट, उनका असैसिनेशन ही हो गया, जब वो एक ऐसे बिल्कुल। मसौदे पर तैयार हुए कि दो अलग अलग राष्ट्र कैसे बनेंगे और वो बाउंड्री क्या होगी। मैं चाहता हूं अगर आप दर्शकों को एक छोटा सा, क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा अदरवाइज, बहुत जल्दी से अगर आप संक्षिप्त में बता दें कि कब कब सीज फायर और परमानेंट सोल्यूशन की तलाश करने की कोशिश की गई। लेकिन एक बात और ये सच ये भी है कि जब तक जंग चलती रहेगी तब तक हथियार और औजार बिकते रहेंगे, तब तक अनीस बना रहेगा, और तब तक शायद किसी का मुनाफा भी चलता रहेगा, किसी की दुकान भी चलती रहेगी। ये देखिए, इनिशियल डेज में जब हमास से पहले जो मेन
फाइटिंग फैक्शंस था, जिसको आज आप ये कहते हैं, पैलेस्टीन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, फतह जो ग्रुप है वो मेन फाइटिंग फोर्स थी, और उसके साथ एक लेफ्टिस्ट सेकुलर ग्रुप थी साथ में। हालांकि फतह भी सेकुलर ग्रुप है, लेकिन एक कम्युनिस्ट सेकुलर ग्रुप होती होती थी, और अभी भी है, पीएफएलपी, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन। ये दो मेजर ग्रुप्स थे जो आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे थे। ओस्लो एकॉर्ड बिना पे हुआ था कि आप आर्म स्ट्रगल को बंद कर दीजिए, हम एश्योर करते हैं कि आपको फ्री कर दिया जाएगा। आर्म स्ट्रगल बंद हो गया, फतह इजराइल के साथ कोलैबोरेटर हो गया, लेकिन आज तक स्टेट नहीं मिला, सेपरेट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन नहीं बना। जिनको ये बात पता थी कि इजराइल बैड फेथ एक्टर है, इस पे कभी भी वो काम नहीं करेगा, उन उन लोगों ने हमास जो है वो बनाया, और वो चाहते थे, वो जानते थे कि जब तक आप इसके ऊपर मिलिट्री प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि इजराइल का हिस्ट्री है कि बिना मिलिट्री प्रेशर के वो कहीं से विड्रॉ नहीं हुआ, चाहे वो लेबनान से हो, चाहे वो किसी जगह से आप उठा के देख, चाहे गज्जा से ही, एक जमाने में गज्जा पे तो पूरा कब्जा था ना, वहां से मिलिट्री उस पर ही वो विड्रॉ हुआ, बिना उसके कहीं नहीं विड्रॉ हुआ। आप आप अगर वेस्ट बैंक में देखें, जहां पता है, जहां हम्म। मिलिट्री मिलिट्री एक्शंस नहीं हुए 1992 से, वहां पे आज तक कब्जा है। तो ये तो सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाता है कि ये कैसे हो रहा। सीज फायर कई बार हुई, बार बार एक्सचेंज, ये जो लड़ाई है हमास और इजराइल के बीच होती रहती है, 2006 में हुई, फिर 9 में हुई, 11 में, 12 में, बार बार होती रही है। और ये सीज फायर, जैसा मैंने कहा, सीज फायर इन सेल्फ इज नॉट अ सोल्यूशन, सोल्यूशन है एंड ऑफ ऑक्यूपेशन, जो यूनाइटेड नेशंस कहता है, जिसको बार बार, जिस पे वोटिंग होती है, और अब जिस पे अमेरिका और उसके दो चार देशों को छोड़ दें आसपास के, तो कोई भी उसका विरोध नहीं करता। मैं लेकिन चाहूंगा कोई, अगर आप एक बार शाही साहब दर्शकों को वो भी बताएं, एक एपिसोड मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने किया था ऑन अलग अलग देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है अपनी, जब उन्होंने वोटिंग की कि जी इजराइल जी को जी, क्या करना चाहिए उसको लेकर के, वो जरा आप बता बिल्कुल दें बिल्कुल, कि वो क्या था और उसमें इंडिपेंडेंट, कौन कौन से वो देश थे जो जिन्होंने अपनी पोजीशन बदली। जी जी। तो प्राइमरली ये होता आया है कि इस बात पे कि सेपरेट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन होना चाहिए विथ ईस्ट जेरूसलम एज इट कैपिटल, वो तो इंश्राइंड है ऑलरेडी, इंश्राइंड है यूनाइटेड नेशन में, वो उसको ऑलरेडी वोट मिली। लेकिन चूंकि वो कंट्री दे नहीं रहा है, यानी ऑक्यूपेशन हट नहीं रहा है, तो इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में जब वो यूनाइटेड नेशंस में घुसने की कोशिश फिलिस्तीन कर रहा है, तो उसका विरोध यूरोपियन, अब यानी जो भी जहां जहां पर ये जूइश लॉबी एक्टिव है, मोस्टली अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज में, वो उसका विरोध करते थे। जिसमें एक मेजर डिपार्चर हुआ है इस वार के दौरान कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे अमेरिका के नॉन यूरोपियन एंड यूरोपियन एलाइज, जो एक जमाने में अमेरिका के साथ इस बात पे वोट करते थे, वो भी अब डिपार्चर वहां से देखने को मिल रहा है, वो वोट इधर कर रहे हैं। अमेरिका के साथ मोस्टली वोट करने वाले देश अब वही हैं जहां पे कोई राइट विंग पागल जो है वो सत्ता में बैठा हुआ है, चाहे वो अर्जेंटीना में कभी आ जाए या हंगरी में कभी आ जाए, इस तरह के कंट्रीज जिनका भी कोई परमानेंट वो नहीं है। जब ये पागल हारते हैं, जो अल्ट्रा राइट वाले जो हैं वो हारते हैं, तो फिर वो कंट्री अगेन अमेरिका के अगेंस्ट में वोट करता है, वहां प्रो पैलेस्टाइन वोट करता है। या वो छोटे कंट्रीज हैं जिनके ऊपर अमेरिका का इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन है, जैसे नारू है, पलाऊ है, मैक्रोनेशिया के और मुल्क है, जिसके बारे में हमने अलग से भी एक एपिसोड किया था, जो डोनाल्ड ट्रंप वाला, उसमें हमने बताया था कि ये देश कैसे इन पे एक तरह से इकोनॉमिक एक अग्रेशन अमेरिका का है, और वो इनको प्रेशराइज करता है कि वो यूएन में उसके तरफ से वोट करें, ताकि अमेरिका अकेला वोट करता हुआ ना दिखे। कम से कम ये छोटे आइलैंड कंट्री, जिसमें किसी की भी जनसंख्या जो है वो मेरे टाउनशिप से ज्यादा की नहीं है, वो वोट करते हैं अमेरिका के हक में। तो जनरली ये कंट्रीज हैं, पर उसमें भी एक मेजर डिपार्चर हो रहा है। हालांकि सीज फायर अभी हो जाएगा, फिर भी कुछ चीजें अभी चलती रहेंगी। पहला तो एक, जिस चीज पे मैंने अभी प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि भाई पोस्ट वॉर क्या होगा, यानी वॉर के बाद हम कैसे देखेंगे, गजा में कौन रूल करेगा नहीं करेगा, इस चीज को अभी डील नहीं किया गया। हो सकता है उस पर दोबारा वॉर छिड़ जाए, लेकिन फिलहाल वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ में ये कि वर्ल्ड में बहुत सारे देशों को अब ये समझ में आ गया है कि ये इसको स्वीपिंग अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। जैसे अभी 4 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड किया, तो लोगों को लगा कि अच्छा जी, हमने अमीर अरब मुल्कों को मिला लिया, अब तो फिलिस्तीनी खत्म है,
अब इनको कोई पूछ नहीं रहा, स्विप देम अंडर द कारपेट। अब इनको समझ में आ गया कि इट कैन नॉट बी स्वेप्ट अंडर द कारपेट, चाहे वो ट्रंप आए चाहे कोई आए, अब ये नहीं हो सकता है, आपको इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस बारे में यूरोपियन कैपिटल्स में अब एक आम राय धीरे धीरे बनती जा रही है कि हमको कुछ करना पड़ेगा। जब तक जस्टिस नहीं होगा, जस्टिस के बिना कभी भी पीस नहीं हो सकता। पीस शुड बी बिल्ट ऑन जस्टिस। तो फिर आपको फिर ये सीज फायर खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा इस चीज को तो ये चीज यूरोपियन समझ रहे हैं और उस दिशा में वो काम कर रहे हैं, टू द पॉइंट वेयर, जैसा मैंने कहा कि एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं कि इटली जैसा नियो नाजी कंट्री, अल्ट्रा राइट, बिल्कुल गलबहियां डाले हुए इसराइल का कंट्री भी कह रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। तो धीरे धीरे ये चेंजेस हमको वो देखने को मिलेंगे और ये नहीं, चीजें पर साथ शाहिद में साहब चलती मुझे आप रहेंगी। ये बताइए, आप जैसे कि बोल रहे हैं कि एक मतलब अल्ट्रा कंजर्वेटिव वेस्ट हमेशा प्रो इजराइल रहता है और उसको तो इजराइल गलत ही नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर ये जो इजराइल का हृदय परिवर्तन जो हुआ है वो एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव डोनाल्ड ट्रंप के आने के या आने के आगाज या धमकी के बाद हुआ है। इस सिचुएशन बिल्कुल को आप समझाइए, ये कैसे? अगर कंजर्वेटिव्स देखें, इतने प्रो इजराइल हैं और प्रो लड़ाई हैं, तो फिर उनके फाउंटेन हेड डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये सीज फायर की बात क्यों तेज हुई और क्यों माना गया? देखो हम लोगों ने जब इलेक्शन वाला एपिसोड किया था उसमें भी मैंने थोड़ा इस पे इशारा किया था कि ये जो ट्रंप के वोटर्स हैं ना, ये ब्रॉडली दो स्ट्रीम से आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जिसको हम वॉस्प कहते हैं, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, सिर्फ वही नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल वॉस्प है जो वोट करता है रिपब्लिकन को, वो इसराइल से मोहब्बत नहीं करता। मैंने बार बार ये दर्शकों को समझाया है कि फर्क है, इसराइल से मोहब्बत सिर्फ इंडिया के राइट वाले करते हैं, दुनिया का और कोई भी नहीं करता। सपोर्ट कर रहे होंगे, मोहब्बत नहीं करते, वो मोहब्बत नहीं करते। वो चूंकि उनके जो उनकी पाक किताबें हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक इसराइल का पूरा यहूदियों का कब्जा मिडिल ईस्ट पे पूरा नहीं हो जाएगा, यीशु मसीह वापस धरती पर नहीं आएंगे। यीशु मसीह आएंगे इनको पीटने के लिए। तो वो उस पेशन गोई को चरितार्थ करना चाहते हैं, इसलिए वो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं कि यहूदियों का कब्जा पूरे मिडिल ईस्ट पे हो जाए तो ईसा मसीह जो है वो धरती पे दोबारा आए, हमारे जो ईसा मसीह है, क्योंकि ये एंग्लो सैक्सन है प्रोटेस्टेंट, तो इसलिए करते हैं। और वो ईसा मसीह को चाहते हैं कि आए और इनको पीटे, यहूदियों को पीटे। तो आप समझ रहे हैं, ये प्यार नहीं है, ये अपनी पेशन गोई के लिए उनका सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तबका भी है अमेरिका में व्हाइट्स का, ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी हैं इसमें, कोई लिबरल भी है, बहुत इसमें भी एक मिक्स है, जो ये कहता है कि अमेरिका, जो जान रहा है कि अमेरिका इज अ पावर इन डिक्लाइन, और उसको लगता है कि इसकी रीजन ये है कि हमने पिछले 50 सालों से एक भी वॉर नहीं जीता है और हम उस वॉर में 20-20 साल पैसा लगा रहे हैं, हम जीत नहीं रहे हैं। तो हम इनवर्ड लुकिंग हमें होना चाहिए, हम इनवर्ड लुकिंग होंगे तो हम दोबारा ग्रेट बनेंगे। ये भी समझिए एंटी वॉर नहीं, ये भी इनको, अगर वॉर आप कंक्लूसिवली जीत रहे हैं तो इस वॉर के साथ हैं। ये वॉर के विरोध में इसलिए है क्योंकि आप कोई वॉर जीत नहीं रहे हैं पिछले 50 सालों, चाहे इराक हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह से आप लड़ रहे हैं। आपने कत्लो गैरत कर दी, जैसे अभी इसराइल ने कत्लो गैरत की, भाई देखिए 50,000 फिलिस्तीनियन मारे गए, लड़ाई नहीं जीती आपने। या आपके सोल्जर्स या आपके जनरल या आपके मिनिस्टर खुद कह रहा, वरना आप 1:30, 1:50 के लिए तैयार नहीं थे। तो अब उनको ये लगता है कि आप जेनोसाइड तो कर रहे हैं, आप वॉर नहीं जीत रहे, इसलिए ये एंटी वॉर है। तो इन दोनों फैक्शंस को बैलेंस करने की कोशिश भी ट्रंप की है। हालांकि ट्रंप का अगर आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखें, सब कुछ देखें, तो वो प्रो इजराइल पॉलिसी करता रहेगा। अगले 4 साल में आप और भी प्रो इजराइल स्टेप्स उसके तरफ से देखेंगे। लेकिन द वर्ल्ड हैज बोथ, अमेरिका इज नॉट द वर्ल्ड। अमेरिका के पास ये पावर है, लेकिन चूंकि इट इज अ डिक्लाइनिंग पावर, तो जैसा मैंने कहा कि अमेरिका के खुद के एलाइज उसके अगेंस्ट जाके वोट कर रहे हैं, तो वो एक जो इनर्शिया थी ना,
हम लोग साइंस में इनर्शिया पढ़ते हैं ना, वो इनर्शिया खत्म हो गई, वो उसमें एक मूवमेंट जो है वो चालू हो गया है। दैट मूवमेंट विल टेक शेप। एक अभी हम लोग अलग से एपिसोड करेंगे हिंद रजब फाउंडेशन पे, जो ये वॉर क्राइम्स के लिए प्रोसिक्यूट कर रहा है पूरे दुनिया में सोल्जर्स को, उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे चल रहा है, कैसे उस पे दुनिया के कोर्ट उसका साथ दे रहे हैं या उनको देना मजबूरी में पड़ रहा है। तो ये पैरेलल जो एक्टिविटीज हैं वो चलती रहेगी, पर एज आई सेड ये फिर से फ्लेयर अप करेगा जब तक कि आप जस्टिस नहीं देंगे। एंड जस्टिस इज सेपरेट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन विच इज जेरूसलम एज इट कैपिटल। शाही साहब, आई नो अभी मसौदा तैयार हुआ है और मान लिया गया है, मौखिक रूप से मान लिया गया है, लिखा पढ़ी चल रही है, लेकिन वो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ये अभी भी, जिसे कहते हैं ना, इट्स नॉट डन टिल इट इज डन, जब तक वो साइन होकर के होने ना लग जाए तब तक उसको हुआ ना माना जाए। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट प्लीज दिखाया जाए कि प्रिजनर्स एक्सचेंज होंगे और ये होना शुरू होगा मिडिल ईस्ट में, वी हैव अ डील फॉर द हॉस्टेजेस इन द मिडिल ईस्ट। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वी हैव अ डील। अब आप इससे समझ लीजिए कि ये डील किसने कराई और कौन इसका श्रेय ले रहा है। ये बहुत हद तक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस भी दिखाना है अमेरिका में कि देखो हमने, हमारा अमेरिकी पैसा व्यर्थ ना जाए, मैं पैसा बचा रहा हूं, मैं अमेरिका को ग्रेट बना रहा हूं पैसा बचा करके। लेकिन शाही साहब, वो पॉइंट्स जिसमें अभी भी ये स्कोप है कि ये सीज फायर डिरेल हो जाए। देखिए स्कोप अगर ढूंढना होगा तो वो इजराइल ढूंढ लेगा। अब अभी देखे ना, वो लेबनान में सीज फायर है ना, डील है ना, लेकिन हर दिन सीज फायर वायोलेशन इजराइल कर रहा है, हर दिन कर रहा है। अभी कोई चैनल नहीं दिखा रहा, भारत के जो ये गोदी मीडिया से जो लोग फ्लाई करके जाते हैं, जो वहाँ वॉर वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं सो कॉल्ड, इनको किसी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपकी एक्सपर्टीज तब है जब वहाँ वॉर नहीं हो रही। अभी हर दिन वायोलेशन हो रहा है, हर दिन, मतलब हर दिन, कोई खबर नहीं कर रहा। अब यही हिजबुल्लाह वापस से रॉकेट मारने लगेगा तो लोग कहेंगे कि जिस तारीख को रॉकेट मारेगा, फर्ज करिए कि 12 तारीख से रॉकेट मारने लगेगा, तो सारे उठ के कहने लगेंगे कि 12 तारीख से लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई ऑलरेडी शुरू है, आपको नजर नहीं आ रहा। नजर आएगा जिस दिन ये हमला, जवाबी हमला इस पे उधर से होने लगे, उधर से होने लगे। एक अभी रिएक्शन कुछ कुछ आने लगे हैं। एक इजराइल के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं अभी गोल्डबर्ग, उनकी मैं रिएक्शन अभी देख रहा था कि वो इस पे क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने क्रेडिट लिया है, एक सेकंड में अभी मेरे पास आया और वो चला भी गया। एनीवे वो आता है तो हम आपको, हाँ, तो ओरी गोल्डबर्ग हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर तेल अवीव से, उनका कमेंट आया है, सेज दैट इजरायली प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेड द डील नाउ because Israel is imploding internally. Prices are rising every day. There is an unbelievable brain drain. Public institutions are crumbling. The infrastructure is collapsing. Israel is in probably the worst condition it has been since its founded, Goldberg told media. Netanyahu knew that this had an expiration date and the expiration date is now. तो ये एक ओपिनियन अडी गोल्डबर्ग का आया है तेल अवीव से। उसके अलावा मुझे ये बताइए, मुझे याद है हम लोगों ने तमाम एपिसोड किए जिसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि नेतन्याहू अभी सेल्फ प्रेजर्वेशन मोड में है और वो किसी भी हद तक जाएंगे अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब तो ये मसौदे पर आपने साइन कर लिया है, सीज फायर पर। अब इसके डोमेस्टिक इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? फर्ज कीजिए जैसे ये लोग जो वहां पर वॉर कैबिनेट के हिस्सा और वो सारे लोग जो अभी इस सरकार में हैं मंत्री, जिन्होंने धमकी दे दी है कि ये तो हम कतई नहीं होने देंगे, ये कहां तक इस सीज फायर को और इस एग्रीमेंट को डिरेल कर सकते हैं, और ये मुमकिन भी है या नहीं? देखिए डिरेल तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो खींच लेंगे तो कोलैप्स हो जाएगी गवर्नमेंट, तो जाहिर है कि वो तो कर सकते हैं। हालांकि मैं परसों देख रहा था सबसे लेटेस्ट जो उनका सर्वे है, जो प्री पोल सर्वे होता है, वो ये कह रहा था कि अगर तो अभी स्नैप पोल्स होते हैं
तो जो रूलिंग कोलिशन अभी है नेतन्याहू की, ये जो कुनबा उसने जोड़ा है 5-10 लोगों का मिला के, तो इनको अभी 61 सीट है पार्लियामेंट में जो उनके साथ लोग हैं। तो आउट अगर ऑफ अभी इलेक्शन आउट ऑफ आई थिंक 120 मेरे ख्याल से, ये तो मतलब एकदम स्लिम बिल्कुल मेजोरिटी। एकदम बिल्कुल बॉर्डर पर है। हाँ, मतलब वो तो वहाँ उससे ज्यादा बहुत ज्यादा होता भी नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो डीपली फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है ना। हर अब सेफर्डिक जू हैं उनकी अपनी पार्टी है ना। वो जो मिजराही जू हैं उनकी अपनी पार्टी है, तो सबकी अपनी अपनी पार्टी है, तो किसी को 3 मिले किसी को 8 मिले, उससे ज्यादा मिलते भी नहीं। तो 120 में 61 है, तो 61 इनको अभी आए हुए हैं, मतलब 61 आए नहीं थे, 61 तो किया गया है इनको मिला के। तो अगर आज चुनाव होते हैं इवन एज वी स्पीक, तो इस कोalition को जिसको 61 सीटें हैं उसको 47 सीट रह जाएगी। ये अभी उनके जो प्री पोल सर्वे हैं वो बता रहा बहुत इंटरेस्टिंग। है। आपका ये कहना है कि तो अभी भी हाँ, अभी भी आप कह रहे हैं कि इजराइल अगर चाहे तो वो मौका ढूंढ सकता है इस सीज फायर की डील इजिली से बाहर निकलने का। इजिली 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 इजिली, स्पेशली अगर उसके उसके हॉस्टेजेस सारे लौट जाएं उसके बाद। हाँ, कि मतलब वो अपना काम निकाल ले और उसके बाद फिर एनी हाँ, एनी पैरेलल इन हिस्ट्री जो बात आप कह रहे हैं उसकी। पैरेलल अभी चल रहा है इवन एज वी स्पीक, नहीं 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 क्योंकि नहीं वो मेरा हाँ, नहीं नहीं मतलब वो इससे चल रहा पहले है अभी कब लेबनान सीज में। फायर। लेबनान में चल रहा है इवन एज वी स्पीक। हम्म लेबनान में सीज फायर इसलिए हुई क्योंकि इसराइल को लग गया कि वो मिलिटरली नहीं जीत सकता है। हम्म 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर से ज्यादा कहीं भी अंदर नहीं घुस पाए, यहाँ पर कब्जा, घुस के वापस भाग आना इज अ डिफरेंट। तो डील, सीज फायर डील के लिए अग्रीमेंट हुआ, लेकिन हर दिन वायलेशन हो रहा है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ कि फिर से अगर हिजबुल्ला रॉकेट मारने लगेगा तो फिर लोग कहेंगे कि देखिए हम्म लड़ाई वापस से लेबनान में शुरू होगी। हेडलाइन होगा, वॉर हैज रीस्टार्टेड इन लेबनान। कोई ये नहीं कहेगा कि वॉर चल रहा है। यूनिलैटरली हर दिन हाउसेस को डेमोलिश कर रहा है, उन इलाकों में घुस के डेमोलिश कर रहा है जहां लड़ाई के वक्त वो पहुंच भी नहीं पाया था। हम्म टू द पॉइंट वेयर अमेरिका के प्रेशर में आके उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को बोलना पड़ा कि नहीं नहीं, हम एश्योर करते हैं कि इजरायली जो हैं वो निकल जाएंगे वहां। हम्म तो मैं भी कह रहा हूँ कि इवन एज वी स्पीक मतलब पास्ट में एग्जांपल की जरूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी अभी क्या, हो पढ़े रहा है। लिखे को फर्क। हाँ, नहीं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, इसी वजह से मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि ये गुड फेथ में हो तो रहा है, लेकिन इसके सफल होने की गुंजाइश इस चीज में टिकी हुई है कि इसको इन लेटर एंड स्पिरिट आप मानेंगे या नहीं, या फिर एक परिस्थिति ढूंढी जाएगी कि आप ये बोलें कि ये तो अब इट इज नॉट फीजिबल फॉर अस एंड इन नेशनल इंटरेस्ट वी हैव टू मूव ऑन एनीवे। अभी के लिए एक बड़ी खबर जो आप लोगों के समक्ष हम लोग लेकर के आए वो है कि एक सीज फायर मसौदे पर अग्रीमेंट हो गया है इसराइल और गाजा में हमास के बीच में। अब इससे क्या मौखिक शांति, हाँ मौखिक 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 मौखिक। मौखिक, हाँ, कल कल एक और एपिसोड लेकर के आएंगे यदि अगर इसमें कुछ अप डाउन हुआ चेंजेस, या हाँ। कुछ और चेंजेस हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है शाही साहब वो यही रहेगा कि क्या शांति लौटेगी। मैं चाहता हूं कि इस सवाल से हम लोग ये कार्यक्रम खत्म करें और आपका जवाब इस पर क्या होगा, क्या शांति लौटेगी। देखिए, हिस्टोरिकली मैं बार बार कहता रहा हूँ, हिस्ट्री आप उठा के वर्ल्ड का देखें, नो पीस विदाउट जस्टिस। जस्टिस सर्व होगा तो पीस होगी, जस्टिस सर्व नहीं होगा पीस नहीं होगी, एज सिंपल एज। बिल्कुल। अब इस पर भी सवाल आते हैं कि किसकी जस्टिस, जस्टिस में कौन सी बात, ऑक्यूपेशन वाली बात तो है लेकिन अब एक क्लेमेंट है, ऑक्यूपायर या ऑक्यूपेशन जिसने किया है वो अपना भी दावा क्लेम कर रहा है, तो ये कब होगा। नहीं नहीं नहीं, बात जिसकी वही है लड़ाई ना, चलते चली जाए। ब्रिटेन का कोई दावा भारत पे था क्या? नहीं। तो फिर इसराइल का दावा कैसे है? हम्म मैं बार बार कहता हूँ कि दिक्कत यही है कि एक बहुत सी सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है प्रोपेगेंडा के तहत।
तो वो शायद जिनको जो बैड फेथ एक्टर हैं उन्हीं को ये समझ में नहीं आता, वरना गुड फेथ एक्टर को कहीं नहीं समझ में आता। आप अच्छा, आप एक बात बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी पिछले 15 महीनों से आप देख रहे हैं, आपने मिलियंस की संख्या में रैली देखी पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में पूरे यूरोपियन कैपिटल में। 1 लाख का रैली भी देखा इसराइल के सपोर्ट में कहीं भी? क्यों नहीं? क्योंकि सबको पता है कि ट्रूथ क्या है। ये जर्मनी में, ये लंदन में, ये पेरिस में, ये स्टॉकहोम में, ये ओस्लो में ऐसे लोग निकल के सड़क पे आए। अमेरिका में भी जो रैलीज हुई हैं फॉर द सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस इज सेवरल टाइम्स मोर देन द रैलीज फॉर द सपोर्ट ऑफ, टू द पॉइंट जहां पर कि मैं एक सर्वे देख रहा था जो ये कह रहा है कि अमेरिका के जूविश टीन में एक बड़ा तबका अब सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीनियन को। मेजॉरिटी ऑफ जूविश टीन जिनके पास अनफिल्टर्ड न्यूज आई है, जिसके बाप ने उसको नहीं बताया है कि वहां पे, जो खुद से आंखों से देख रहा है, जिसको टिकटॉक पे वीडियो पहुंच गई है, वो सपोर्ट कर रहा है। एज आई सेड, जस्टिस बहुत सिंपल है। जस्टिस ऑक्युपायर का कोई जस्टिस नहीं होता, जस्टिस ऑक्युपाइड का होगा। ऑक्युपायर की क्या जस्टिस? किसी ने बोला कि फ्रांस की कोई जस्टिस है अल्जीरिया में, तो इसलिए लेट्स नॉट मडी इट। इट्स वेरी क्लियर कि जस्टिस किसका है। जस्टिस इज सेपरेट स्टेट फॉर द पैलेस्टीनियंस विच इज जेरूसलम एज कैपिटल, एज यूनाइटेड नेशन हैज मैंडेटेड। करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब, हमारे साथ इस देर रात की प्रस्तुति में जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे, कुछ अपडेट हुआ अपने दर्शकों को फिर देंगे। जैसे कि बार बार बताया जा रहा है कि अभी लिख करके, साइन हो करके अप्रूव होना इजराइल की तरफ से बाकी है। मौखिक रूप से आप मान चुके हैं इसको, तो उस समय क्या होगा वो आपको हम जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका भी इतनी देर रात में इतने भारी संख्या में यहाँ दर्शक इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और अपडेट्स देंगे आपको। फिलहाल इजाजत दीजिए। गुड नाइट, नमस्कार।